नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज बारी है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। जैसे मैं इस चैप्टर को बोलता हूं तो कई लोग बोलते हैं बड़ा टफ है, समझ में नहीं आ रहा है। इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए, आप टफ कह दो तो क्या ना। अगर नोट्स की बात करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार विजिट करके देख लीजिए आप, मैंने खुद ने नोट्स तैयार किए हैं, बिलीव मी। और आप एक बार खरीदोगे तो आप कहोगे वास्तव में क्या नोट्स हैं। शुरुआत करते हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। लेकिन देखिए, अगर इस चैप्टर को पढ़ना है तो थोड़ा सा बैक में चलते हैं, स्टोरी को समझते हैं। ये स्टोरी है क्या, डायरी कहाँ की है। जर्मनी का नाम सुना होगा आपने। जर्मनी में एक शासक राज करता था, हिटलर। हिटलर कौन था? नाजी पार्टी का, वो नाजी पार्टी का शासक था। ये जो जितने भी नाजीज थे ये ज्यूस से बहुत नफरत करते थे। अब आप कहोगे ज्यूस कौन होते हैं? ज्यूस होते हैं यहूदी। इजराइल का नाम सुना है? इजराइल में सभी यहूदी हैं टोटल। ज्यूस से बहुत नफरत करते थे। तो जब हिटलर का वहाँ पर राज हुआ तो हिटलर ने ज्यूस लोगों को मारना, पीटना, यातनाएं देना शुरू किया। यहाँ पर जिसकी कहानी है, जिस लड़की की कहानी है, एन फ्रैंक, इसके पिताजी फ्रैंक परिवार, मतलब फ्रैंक एक जाति है। ये पूरा फ्रैंक परिवार भी यहूदी था, ज्यूस था। अब इनको पता चला कि यहूदियों को मारा जा रहा है। तो जो एन फ्रैंक थे, इनके पिताजी थे ओटो। इन्होंने डिसाइड किया कि अपने परिवार को लेके भगलो कहीं, नहीं तो हमें ये हिटलर मार डालेगा, या जो नाजीज हैं वो मार डालेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था 1939 में, युद्ध चल रहे थे। ये अपने परिवार को लेके ओटो सीधे नीदरलैंड चले गए। नीदरलैंड एक देश है। नीदरलैंड में एक सिटी है एम्स्टर्डम, वहाँ पे जाके बस गए और थोड़ा सा चैन की सांस ली कि कम से कम यहाँ कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ज़्यादा चैन की सांस नहीं ले पाई। कुछ दिनों बाद जर्मनी का शासन बढ़ा, नाजीज का शासन बढ़ा, और नीदरलैंड पे भी जर्मनी ने ऑक्यूपाई कर लिया, यानी कि ऑक्यूपेशन कर लिया, कब्जा कर लिया। वहाँ पे भी सभी यहूदियों को, सभी ज्यूस को मारा जा रहा था। इनको भी पता चला अब इसको कहीं ना कहीं तो छुपना था, नहीं तो मारे जाते। तो जिस ऑफिस बिल्डिंग में ये काम करते थे, उसी ऑफिस बिल्डिंग के ऊपर जो रूम बना था, यहाँ पर पूरा फ्रैंक परिवार, कुछ इनके दोस्त, मतलब कई यहूदी, 30-35 लोग वहाँ पे छुप गए। और 1-2 दिन नहीं, पूरे 2 साल छुपे रहे। कई सब लोग तो एक जैसे होते नहीं हैं, कई पड़ोसी अच्छे थे, वो खाना दे के आते थे, इनको बचा रहे थे। 2 साल तक सभी यहूदी उसी जगह छुपे रहे। कैसे दिन कट रहे थे वो नहीं पता होगा। उसके बावजूद भी किसी पड़ोसी ने धोखा दे दिया और इस पूरे ग्रुप को नाजियों ने पकड़कर दोबारा जर्मनी में डाल दिया। वहाँ पर कंसंट्रेशन कैंप में डाला गया, यातनाएं शिविर, टॉर्चर किया गया। कहाँ तक जिंदा रहे थे। इस टॉर्चर में एन फ्रैंक, छोटी सी बच्ची, मारी गई। बहन उसकी मार्गरेट मारी गई। मदर उसकी, मम्मी, मारी गई। पूरा ग्रुप मारा गया, पिताजी बच गए। वो टॉर्चर सहते रहे। 1945 में, 1945 में जब वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड हो गया तो नॉर्मल माहौल हो चुका था। इनको छोड़ दिया गया था, पिताजी को। रोते बिलखते हुए सीधे कहाँ आए? एम्स्टर्डम में। क्यों? क्योंकि यादें तो वहीं थी। 2 साल बिताए थे, छुप छुप के बिताए थे, उससे पहले भी बहुत समय बिताया था। सीधे उसी ऑफिस बिल्डिंग के ऊपर पहुंचे जहां वो छुपे थे, तो अपनी चीज़ों को याद करते हुए रोते रहे। अचानक उनको एक डायरी मिली। उस डायरी ने तो इनके आंसुओं की धारा बहनी बंद ही नहीं हो रही थी, क्योंकि वो डायरी लिखी थी एक छोटी सी लड़की ने। उनकी सबसे छोटी लड़की एन, जिसका पूरा नाम एनेलीज था, उसने ये डायरी लिखी थी। और डायरी में इस तरह से उसके विचार थे जैसे बड़े बड़े भी नहीं लिख पाते। 13 साल की उम्र में कौन डायरी लिखेगा? लेकिन एन 13 साल की उम्र में डायरी लिख रही थी। विचार बहुत अच्छे थे। एक टैलेंटेड बच्चा जा चुका था नाजियों की यातनाओं में, टैलेंटेड बच्चा जा चुका था। इनको लगा मेरी बच्ची की ये जो विचार हैं ये दुनिया देखे, इसीलिए पब्लिशर के पास पहुंचे और उन्होंने बोला क्या ये डायरी एक पब्लिश हो सकती है, बुक बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। डिसाइड किया गया बुक बनवाएंगे। नाम रखा गया
द स्टोरी ऑफ अ यंग गर्ल, इस तरह से एक नाम रखा गया। मैं बुक में देख लेता हूँ जरा। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल नाम रखा गया। उसके बाद जब ये पब्लिश हुई तो दुनिया ने इतनी पसंद की कि इसकी बिक्री बंद नहीं हो रही थी। फिल्म बनी, टेलीविज़न प्रोग्राम्स बने, ओपेरा में इसका कार्यक्रम हुआ, इतनी भयंकर फेमस हो गई, बहुत ज़्यादा। ये हॉलोकॉस्ट विक्टिम बन चुकी थी। विक्टिम मतलब पीड़ित, और हॉलोकॉस्ट नाजियों का अत्याचार। वो विक्टिम बन चुकी थी, चेहरा बन चुकी थी पूरे विश्व में। एन फ्रैंक की डायरी का नाम हो चुका था। तो वही डायरी आपकी बुक में, अब मैं उसने क्या लिखा था उस डायरी में ये पढ़ने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ। शॉर्ट में आप किताब में पढ़ सकते हो। अब इस बुक में ये भी दिया है कि डायरी क्या होता है। डायरी जो हम लोग रेगुलर मेंटेन करते हैं। जर्नल क्या होता है, जर्नल जो हम जर्नी के बारे में बताते हैं। कोई यात्रा करके आए तो जर्नल लिखेंगे। लॉग क्या होता है, लॉग जब हम टाइम टू टाइम 8 बजे ये किया हमने, 10 बजे ये किया, 1 बजे हमने ये किया, वो टाइम टू टाइम बताने के लिए लॉग होता है। मेमोरी क्या होता है, मेमोरी जब हम किसी की याद में कहीं गए, कोई बहुत फेमस पर्सनैलिटी उसके बारे में कुछ लिख रहे हैं तो वो मेमोरी कहलाता है। मेमोरी से मेमोरी बना है। ये लिखने के तरीके हैं। कोई डायरी मेंटेन करता है, कोई लॉग मेंटेन करता है, कोई जर्नल मेंटेन करता है, तो कोई मेमोरी मेंटेन करता है। ये भी बताया गया है। अब शुरुआत करते हैं डायरी की। डायरी में क्या है, आप बुक को जरूर पढ़ें, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। इसने 13 साल की जब ये थी तब इसके 13th बर्थडे पर, यानी कि 13वें बर्थडे पर इसके पिताजी ने बढ़िया इसको डायरी गिफ्ट की थी। तब से इसने सोच लिया था, तब तो नॉर्मल माहौल था, जर्मनी में रहते थे, फ्रैंकफर्ट में। 4 साल की तक जब थी तब कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद फिर इसको इधर उधर जाना पड़ा, तो बहुत सारी चीज़ें ये डायरी में मेंटेन करती। जब 13 साल की थी तो पुरानी यादें भी इसने लिख रखी थी। 13 साल की उम्र में जब इसको डायरी बर्थडे की गिफ्ट में मिली तो इसने मेंटेन करना शुरू कर दिया। अब ये क्या लिख रही है कि मैं डायरी वैसे नहीं लिखना चाहती हूँ, लेकिन मैं डायरी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है, और जब तक मुझे सच्चा दोस्त नहीं मिल जाएगा तब तक मैं डायरी लिखूंगी। 13 साल की लड़की के व्यक्तिगत आप भाव देखिए। इसीलिए मैं इस डायरी का नाम रखना चाहती हूँ क्योंकि दोस्त का नाम होता है। मैं इस डायरी को किटी बुलाऊंगी, और उस डायरी को किटी बुला के रोज़ उसमें विचार अपने व्यक्त करती। वो कह रही है ऐसा नहीं है कि मेरे पास लोग नहीं है, मेरे पास पेरेंट्स हैं, बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, मेरे पास मेरी आंट हैं, मेरे पास मेरे पड़ोसी हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, लेकिन कोई रियल फ्रेंड नहीं है जिससे मैं अपने भाव विचार व्यक्त कर सकूं। कह रही है पेपर में वो पेशेंस होता है जो इंसानों में नहीं होता है, इसीलिए मैं पेपर को ज़्यादा अच्छा दोस्त मानती हूँ, और मैं इसमें अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ। ये लिखती हैं कि जब तक मैं 4 साल की थी तब तक मैं फ्रैंकफर्ट में रही। उसके बाद हमारी जो मम्मी, अपने मम्मी पापा के बारे में ये बता रही हैं कि पापा जी 36 साल के थे और मम्मी 25 साल की थी, तब इनकी शादी हुई थी। फिर इनको, मम्मी और पापा को कहीं जाना पड़ा तो इनकी सिस्टर मार्गरेट और इनको दादी के पास छोड़ दिया गया। तब दादी के पास छोड़ दिया गया तो काफ़ी अच्छे समय बीता, बहुत अच्छा लगा इनको, तो वो भी याद कर रही हैं और डायरी में लिख रही हैं। लेकिन एक दिन दादी जी की अंतिम यात्रा हो गई, यानी कि वो स्वर्गवास हो गया। बर्थडे का दिन था, मतलब कुछ ही दिन बाद बर्थडे आने वाला, तो हमारा बर्थडे, मतलब वो लिख रही है कि मेरा बर्थडे भी बड़े जोश से नहीं मना, उत्सव से नहीं मना, क्योंकि दादी जी जा चुकी थी। उनकी याद में मैंने कैंडल जलाई अपने बर्थडे पे, और हमारा शांतिपूर्ण बर्थडे मना। स्कूल में भी ये डायरी में लिख रही हैं कि स्कूल में अगर हम बात करें तो सभी बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कि रिजल्ट आने वाला, रिजल्ट आने वाला, हम लोग नेक्स्ट क्लास में जाने वाले थे। कई बच्चे बोल रहे थे पास हो गए कि फेल हो गए, पास हो गए फेल हो गए। मेरे को तो पूरा विश्वास था कि मैं पास हो जाऊंगी, लेकिन सब लोग यही बातें कर रहे थे। बट मुझे डर लग रहा था क्योंकि टीचर एक ऐसा प्राणी है जो पास को भी फेल कर देता है, इसलिए मुझे डर लग रहा था कि टीचर का कोई खाड़ा नहीं है। बट हम लोगों का रिजल्ट आया और हम लोग पास हो गए। मैं बहुत बोलती थी इस बात से। मेरे एक टीचर थे मिस्टर की सिंह, ये बहुत ज़्यादा गुस्सा होते थे। उन्होंने कहा शांत रहा करो, लेकिन मेरी बोलने की आदत थी, तो उन्हें गुस्से में मेरे को होमवर्क दे दिया कि जाओ तुम्हें एक ऐसे लिख के लाना है एन चैटर बॉक्स पे। चैटर बॉक्स मतलब जो ज़्यादा बात नहीं हो। तो ये गई
इनको समझ में नहीं आया कि क्या लिखूं। तो एन बिल्कुल मन से साफ़ थी, तो उसने लिख दिया कि मेरी मम्मी में भी ये स्वभाव है तो मेरे में भी ये स्वभाव है, इसलिए मैं बंद नहीं करूँगी और मैं चैटर बॉक्स बनी रहूँगी। जब ऐसे लेके अपने टीचर मिस्टर कीजिंग के पास ये पहुँची तो मिस्टर कीजिंग गुस्सा हो गए और बोले ये कोई तरीका है, चलिए दोबारा लिख के लाइए। इस बार इन्होंने एन इनकॉरेबल चैटर बॉक्स, इसी मतलब कोई ऐसी चैटर बॉक्स जो बंद ही ना हो, इस पर लिख के लाइए। दोबारा लिख के ले गई। फिर उसे गुस्सा आया, अच्छा क्योंकि वे बार बार ये लिख रही थी मैं बंद नहीं होंगी क्योंकि मेरी मम्मी भी बोलती हैं और मेरे हिसाब से ये सही है, जैसा हमारा स्वभाव है वैसा होना चाहिए। लेकिन मिस्टर कीजिंग को ये पसंद नहीं था, तो उन्होंने इस बार गुस्से में उन्होंने कहा चलिए आप इस बार क्वैक क्वैक क्वैक, मतलब कि जो क्वैक क्वैक करती रहती है मान ही नहीं रही है, इस पे जाके एक क्वैक 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 चैटर बॉक्स मतलब इस पर एक निबंध लिख के लाइए। इस बार मेरी एक दोस्त थी, उसको मैंने बताया कि टीचर तो है मान ही रहे, तो वो एक कविता लिखती थी, तो उसने कविता के भाव में दोनों ने मिल के इस पर फाइनली एक कविता लिखी कि एक स्वान था, स्वान मतलब हंस, एक डक थी, डक मतलब बदक, उनके 3-4 बच्चे थे और वो क्वैक 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 करते रहते, क्वैक 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 करते रहते थे। तो स्वान को ऐसा गुस्सा आया कि उसने सारे क्वैक यानी कि जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे, डकलिंग्स थे, उनको खा लिया और अपनी पूरी जो स्थिति थी वो बता दी टीचर को कि आप भी हमें खाना चाहते हो क्या, हम क्वैक क्वैक करते हैं। तो जब टीचर ने ये पोएम पढ़ी तो उनके आंसू नहीं थमे, वो समझ गए थे कि ये बच्चियाँ क्या सिखाना चाहती हैं मुझे। उसके बाद तो मिस्टर कीजिंग पूरी तरह से बदल चुके थे, वो भी हंसने लगे थे, वो भी हमसे मजाक करने लगे थे, वो भी बोलने लगे थे। आपकी अपनी एनी। और 1 अगस्त 1944 को उसकी लास्ट राइटिंग लिखी गई थी। उसके बाद उसको कॉन्सेंट्रेशन सेंटर में मार दिया गया और 16 साल की, जब तक वो 16 साल की हो चुकी थी, 16 साल की लड़की का अंत में यानी कि स्वर्गवास हो चुका था। काफ़ी दुख भरी ये कहानी समाप्त होती है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।